जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एएलपी CB2 के पेपर के लिए है, वो भी पार्ट बी के पेपर के लिए। ठीक है, तो जो पार्ट बी हमारे पास, आज हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में डीसी मोटर चैप्टर की, क्योंकि डीसी मोटर चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि जो पिछले वर्ष यानी कि 2019 में पेपर हुआ था पार्ट बी का CB2 का एएलपी का, तो उसमें हमारे पास डीसी मोटर चैप्टर में से 35 क्वेश्चन आए हुए थे, वो भी 6 शिफ्टों के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं 5 से 6 नंबर का चैप्टर हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसलिए हमारे पास जो इस वर्ष होने वाला है पेपर CB2 में, डीसी मोटर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी हर हाल में 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसी को देखते हम इसको वीडियो बनाने वाले देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो वक्त का ज़ाया करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे किया जा सकता है। जो उनका सोल्यूशन है उनसे हम कैसे क्वेश्चन है उसको याद रख सकते हैं, क्या किसको कैसे ये बना सकते हैं। तो आपके वीडियो में थंबनेल देख सको होंगे आप, हमने क्या क्या किसको दर्शाया गया, तो उसी वीडियो में हमने इसको बात किया हुआ है। तो वक्त का ज़ाया करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पढ़ रहे हैं हम, और डीसी मोटर चैप्टर है हमारा। तो प्रीवियस क्वेश्चन है सभी के सभी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया है, डीसी मोटर का अतितापन मुख्य रूप से किसके कारण होता है। मतलब अतितापन डीसी मोटर का, डायरेक्ट जो हमारे पास मोटर होती है डीसी, जो डायरेक्ट करंट के थ्रू चलती है, जो उसका ओवर रेटिंग होता है, किस कारण होता है मुख्य रूप से, यानी कि नॉर्मली। ठीक है, तो इसने ऑप्शन दिए में रुक्स, दिक् परिवर्तक, अतिभार, शिथिल भाग और ब्रशों की अनुपस्थिति। तो किसके कारण होता है, अधिभार के, मतलब ओवरलोड से कारण हमारा जो डीसी मोटर का ओवर रेटिंग है, वो इसका मुख्य कारण क्या होता है, ओवरलोड। जैसे कि इसने सॉल्यूशन करके बताया, क्या क्या दिया हमें, डीसी मोटर का अतितापन मुख्य रूप से अतिभार के कारण होता है। अतितापन के तौर पर निम्न कारण होते हैं, कैसे, खराब शक्ति की स्थिति, और दूसरा है पर्यावरण के कारण, और बार बार बंद और चालू होना, मतलब स्विच को हम बार बार बंद करेंगे और चालू करेंगे, उस कारण भी इस पर ओवर रेटिंग हो सकती है। ठीक है, उच्च प्रभावी सेवा कारक। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, मोटर में अतितापन कई प्रदर्शन समस्याओं के कारण भी हो सकता है। अतितापन तब होता है जब एक विद्युत मोटर पर उच्च तापमान वाले वातावरण में संचालित होने के लिए जोर लगाया जाता है। यानी अतितापन क्या होता है, ओवर हीटिंग, यानी कि जब होता है जब एक मोटर पर उच्च तापमान वाले वातावरण में संचालित होने के लिए जोर लगाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हमें, डीसी मोटर में पश्च EMF, ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सीधे अनुपातिक होता है। और कौन कब पूछा गया तुम्हारे पास, RRB LP टेक्नीशियन, क्योंकि LP टेक्नीशियन एक साथ पेपर हुआ था पिछली बारी, अब की बार अलग हो दिखाया है। और वो तो 22 जनवरी 2019 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था क्वेश्चन, कौन सा, ये डीसी मोटर में पश्च EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैंने पश्च मतलब बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सीधे अनुपातिक होता है। क्या होता है, आर्मेचर चालकों की संख्या, ध्रुवों की संख्या, गति या फ्लक्स। तो क्या होता है इसमें हमारे पास गति होती है, स्पीड क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सीधे अनुपातिक होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला भी होता है कि इसका डीसी मोटर में बैंक लिख रखा है, लेकिन बैक होता है, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम EB से डिनोट करते हैं। और जो इसका फॉर्मूला आता है ये P5NZ/16 है। ठीक है, यहाँ हम क्या पता है क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास ये बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है समानुपाती किसके होता है, P के, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स B किसके, फाइव के समानुपाती होते हैं N के भी, और ये इसके Z के भी, और ये इसके भी। ये एरिया क्या है हमारे पास, एरिया। ठीक है, अर्थात हम यहाँ समझते हैं क्या दिया है इसने, यह आर्मेचर समांतर पथों की संख्या, मोटर की गति, प्रति ध्रुव फ्लक्स आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये N क्या दर्शाते हैं, पथों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम क्या दिया क्वेश्चन में, 80% दक्ष 2 किलोवाट इनपुट मोटर अधिकतम भार 5 घंटे से चल रही है, तो उसके द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, ऊर्जा बतानी है हमें, क्या है, 80% दक्षता है और इनपुट है 2 किलोवाट का, अधिकतम 5 घंटे से चल रही है। तो फॉर्मूला लगाना होगा इसमें, डायरेक्टली हम बता दें क्या निकालना है इसमें, आउटपुट शक्ति निकालनी है। तो आउटपुट शक्ति का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है इनपुट शक्ति इंटू दक्षता। तो 2 गुणा 80% कर लेंगे हम। तो 80% क्या है हमारे पास, 2 किलोवाट को हम 80% को 80/100 लिख लेंगे, और जब सब भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, और 0.8 की जब गुणा 2 में करेंगे तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16, तो 1.6। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ये आना चाहिए था हमारे पास 1.6 किलोवाट पर हावर। ठीक है, तो और इंटू 5 भी करना पड़ेगा हमें,
जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन, ये दिया गया है क्या, इनपुट शक्ति 2 किलोवाट थी और दक्षता 80% इज इक्वल टू 0.8 इंटू टाइम ये है 5 घंटे। और तो आउटपुट शक्ति निकालें तो इनपुट शक्ति इंटू दक्षता, जो मैंने बताया था वो फॉर्मूला, इनपुट शक्ति इंटू दक्षता, तो 2 गुना 0.8 इंटू 1.6 किलोवाट। अब घंटे भी यानी कितने घंटे चलेगा, तो उसको 5 घंटे चलेगा, तो 1.6 की 5 में गुना कर दो, 16×5 तो 8 किलोमीटर किलोवाट पर हावर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, इसमें यार दिया भी नहीं ऑप्शन इसने, सॉरी आपको, इसका आंसर 8 किलो पर हावर आ गया। यहाँ पर ये कितना होगा, 8 किलोवाट हावर, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ये क्या दिया है, यह यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुला है तो गति क्या होगा। डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुला है तो गति का क्या होगा। तो ऑप्शन दिया उसने, और कब आया थे, 22 जनवरी 2019 को, और शिफ्ट फर्स्ट थी हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हमें, मोटर की गति स्थिर रहेगी और मोटर लॉग हो जाएगा, या मोटर की गति कम हो जाएगी, या मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। क्या क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमें। तो डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खोला है तो गति का क्या होगा। तो क्या होगा, जो मोटर होती है मोटर की गति वो खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। आप ऑप्शन भी देख सकते हो, तो राइट ऑप्शन डी है हमारा, क्या है, डी, ये मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। तो जिस प्रकार ये हमारे पास डायग्राम दिया है, इसने डायग्राम से समझाया हुआ है, तो हम यहाँ पर थ्योरी समझेंगे। यदि कोई डीसी मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है, मतलब कोई डीसी मोटर है जो लोड रहित यानी कि लोड की अवस्था में कार्यरत है, यानी कि लोड की अवस्था में कार्य कर रहा है, तो तथा उसकी फील्ड वायरिंग ओपन सर्किट हो जाएगी, तो मोटर अत्यधिक उच्च गति से चलेगी। तो फिर जो मोटर कार्य करेगी ना वो बहुत अत्यधिक गति से चलेगी, ठीक है। यही उसने ये थ्योरी में बताया इस डायग्राम के थ्रू। तो एन मेरे पास क्या आते हैं, पत्तों की संख्या वैध क्रमप्राप्ति 1/5 एवं 5 इक्वल कितने हो गए, आई है, और अतः आई ए बराबर इक्वल 0 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, अनंत। तो अति उच्च गति दर्शाएगा जो अनंत मेरे पास, ठीक है। तो स्थिर चार्जर किस में मदद करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्थिर चार्जर किस में मदद करता है। तो ट्रिकल चार्जिंग में, या ट्रिकल चार्जर में, या धीमी चार्जिंग में, या तेज चार्जिंग में, वर्धित वोल्टेज में। तो क्या स्थिर चार्जर, जो स्थिर चार्जर को तेज चार्जिंग करेगा, ठीक है। तो ये इसने हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। नियत वोल्टेज चार्जर तेजी से बैटरी के चार्जर में मदद करता है, और इसी विधि में सदैव एक नियत वोल्टेज बैटरी को प्रदान की जाती है। इसी विधि में प्रारंभिक चार्जिंग धारा अधिक होती है, बाद में धीरे धीरे काट धारा घटती है, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज बढ़ती है। जब बाद में धीरे धीरे धारा घटती है ना, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज बढ़ती है, ठीक है। तो इसी विधि द्वारा सेल को आवेशित करने में आधा समय लग जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, डीसी मशीन के कौन से हिस्से को अक्सर रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो कौन से हिस्से को रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है डीसी मशीन का घूर्णक, और डीसी मशीन का स्टेटर, और आपूर्ति संयोजन, ब्रश और दिक् परिवर्तक। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ब्रश और दिक् परिवर्तक। क्योंकि डीसी मशीन के ब्रश एवं दिक् परिवर्तक है ना, अक्सर रख रखाव की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो डीसी मशीन आपको दिखा दो सही से मैं, डीसी मशीन के रखरखाव के निम्न चरण होते हैं। देखो आप, जो डीसी मशीन होती है उसके इसके ब्रश को किस प्रकार रखते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, उनके कई चरण होते हैं। तो उसने दर्शाया है कैसे कैसे, आप देख सकते हैं। सर्विस विवरण की समीक्षा करना, दृश्य निरीक्षण, रब और कंप निरीक्षण, कुंडलन परीक्षण, बेयरिंग और श्रेहन, ब्रश और दिक् परिवर्तन रखरखाव, ठीक है। ये हमारे पास 5-6 पॉइंट है, इनके द्वारा हम रखरखाव कर सकते हैं किसकी, डीसी मशीन के। सर्विस विवरण की समीक्षा, एंड जो सर्विस विवरण है उसकी समीक्षा मतलब उसकी जांच करना, दृश्य निरीक्षण, उसका जो दृश्य होगा उसका जांच करना, रब और कंप का निरीक्षण करेंगे, कुंडलन का परीक्षण करेंगे, बेयरिंग्स का, श्रेहन, ब्रश और दिक् परिवर्तन रखरखाव का। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हमारे पास, एक संतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप किसका प्रभाव होता है। यानी कि क्वेश्चन है, एक असंतृप्त डीसी मशीन की क्या है, की आर्मेचर
प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप किसका प्रभाव होता है। तो कब पूछा गया था क्वेश्चन, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 23 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट। तो प्रतिचुंबकत्व और विचुंबकत्व, अक्षय चुंबकत्व, दो ध्रुवीय चुंबकत्व। जब भी हम पेपर में क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान में पढ़कर जब जाकर ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि आखिर हमसे पूछ क्या रहा है वो। तो क्वेश्चन क्या था उसने, एक संतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप किसका प्रभाव होता है। तो प्रतिचुंबकत्व का होता है डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के द्वारा, यानी कि इसका जो प्रतिक्रिया चलेगी आर्मेचर की डीसी मशीन की ऊपर, तो परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव दिखाई देगा मैं, तो प्रतिचुंबकत्व का प्रभाव होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रतिचुंबकन प्रभाव उत्पन्न होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य फ्लक्स प्रभावित होता है उसे आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। इस प्रभाव को कम करने के लिए इंटरपोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रभाव को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंटरपोल का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, डीसी मोटर में लो हानि किस में होती है। डीसी मोटर में लो हानि किस में होती है। तो क्वेश्चन कब आया है, आरबीएल टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन 23 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, एक पिछला क्वेश्चन ये शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था और ये भी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो ऑप्शन उसने हमारे पास दिए हैं, फील्ड, आर्मेचर, ब्रश और कम्यूटेटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, आर्मेचर। क्या नहीं थी, डीसी मोटर में लो हानि किस में होती है, आर्मेचर में लो हानि होती है। किस में, आर्मेचर में लो हानि होती है। और एक्सप्लेन कैसे किया इसने, डीसी मोटर में लो हानि आर्मेचर में होती है। आर्मेचर कोर लोहे से बना होता है। कोर क्या होता है, कोयल। ठीक है, और यह चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है। कोर में निम्न धारा प्रेरित होती है। कोर में क्या कहते हैं इसको, कोर में निम्न धारा प्रेरित होती है। निम्न धारा मतलब बहुत कम धारा प्रेरित होती है। तो इस धारा के कल्याण आर्मेचर के लो कम कोर में भंवर धारा हानि एवं शैथिल्य हानि होती है। इसलिए भंवर धारा हानि एवं शैथिल्य हानि को सामूहिक रूप से कोर हानि या लो हानि के रूप से माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 9, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से क्या होता है। तो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 23 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकंड। वोल्टेज नियंत्रण, क्षेत्र डाइवर्ट विधि, क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, पहला ही वोल्टेज नियंत्रण विधि। क्या होता है, जो वार्ड लियोनार्ड होता है नियंत्रण मूल रूप से क्या होता है, यानी कि किस पर नियंत्रण रख पाता है, ये वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है। कौन सी, वार्ड लियोनार्ड। तो वार्ड लियोनार्ड क्या आता है, ये वोल्टेज नियंत्रण करने की विधि होती है। कौन, वार्ड लियोनार्ड। ठीक है, और इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण एक वोल्टेज नियंत्रण विधि है जिसके द्वारा गति नियंत्रण की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा गति नियंत्रण की जाती है, किसके द्वारा, वार्ड लियोनार्ड के। और इस हेतु मोटर जनरेटर एमजी सेट का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में शक्ति में वृद्धि के साथ गति स्वचालित रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, डीसी शंट मोटर में बल आघूर्ण किसके समानुपाती होता है। जो डीसी शंट मोटर में बल आघूर्ण किसके समानुपाती होता है। तो आर्मेचर धारा का स्क्वायर, आर्मेचर कुंडली का स्क्वायर, एम्पेयर कुंडली और एम्पेयर कुंडली का स्क्वायर। तो क्या बोला इसने क्वेश्चन, एक डीसी शंट मोटर में बल आघूर्ण किसके समानुपाती होता है, वो होता है आर्मेचर धारा के। ठीक है, आर्मेचर करंट के। तो वो एक्सप्लेन भी किया उसने, एक डीसी शंट मोटर में बल आघूर्ण आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। डीसी शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर होता है। ठीक है, डीसी जो शंट मोटर होगा उसमें फ्लक्स कैसा होगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, इसलिए बल आघूर्ण आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। तो मोटर डीसी शंट मोटर हो गई और डीसी श्रेणी मोटर, और आर्मेचर किसके होगी, या टी समानुपाती आई है गए। ठीक है, और टी यहाँ पर भी समानुपाती आई ए स्क्वायर के, और टी समानुपाती टी ए के। ये कब होगा, संतृप्ति स्थिति पर, जब डीसी श्रेणी मोटर में लगा हो। ठीक है, जब डीसी श्रेणी मोटर की बात हो और संतृप्ति स्थिति पर हो। तो टी क्या है हमारे पास, बल आघूर्ण है। आई ए क्या है हमारे पास, आर्मेचर धारा है। ठीक है, करंट आर्मेचर, और फाई क्षेत्र फ्लक्स है। ठीक है, तो आई से क्या करंट होता है। तो आगे देखते हैं, संतृप्त स्थिति पर डीसी श्रेणी मोटर में फ्लक्स स्थिर होता है। डीसी श्रेणी मोटर में फ्लक्स आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। डीसी शंट मोटर में फ्लक्स आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारे पास, वह डीसी मोटर में कौन सी गति
आर्मेचर धारा से स्वतंत्र तो क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास वह डीसी मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है। वह डीसी मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है। तो कौन सी हो सकती है, श्रेणी मोटर, कंपाउंड मोटर, ब्रेसल्स मोटर या शंट मोटर। डीसी मोटर की कौन सी गति जो आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है, आर्मेचर के बिना गति कर सकते हैं, तो कौन सी होती है, शंट मोटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 12 है। एक मोटर द्वारा खींची गई धारा को स्टेटर प्रतिबाधा और टर्मिनल के बीच लागू किए गए किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कौन है, ऑप्शन बल, शक्ति, धारा, वोल्टेज। तो कौन है, वोल्टेज। ठीक है, एक मोटर द्वारा खींची गई धारा के स्टेटर प्रतिबाधा टर्मिनल के बीच लागू किए गए किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, वोल्टेज के। ठीक है, अब इसी के साथ अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास पानी बोल रहा हूँ। भारी भार के दौरान गति पालक चक्र किस प्रकार की मोटर का उपयोग करता है। तो डीसी श्रेणी मोटर का, एसी श्रेणी मोटर का, या डीसी शंट मोटर का, या एसी शंट मोटर का। तो किसी मोटर का यूज करता है वो डीसी शंट मोटर का यूज करता है। किसका, हमारे ऑप्शन नंबर सी, डीसी शंट मोटर का यूज करके उसको भारी भार के दौरान गति पालक चक्र किस प्रकार के, यानी कि मतलब डीसी शंट मोटर प्रकार की मोटर का उपयोग करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रकार से सॉल्यूशन विद दिया, एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या होता है, किस कारण होता है। ठीक है, देख इसने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, फ्लक्चुएटिंग लोड हेतु फ्लाई व्हील का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी फ्लक्चुएटिंग लोड हेतु फ्लाई व्हील का प्रयोग नहीं करते हैं। एक इसने अलग से पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए होगा, जब कोई सा क्वेश्चन बनता है फ्लक्चुएटिंग लोड हेतु फ्लाई व्हील का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और डीसी शंट मोटर की नियत गतिविधि होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मोटर कौन सा हिस्सा, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, डीसी मोटर का कौन सा हिस्सा यह पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है, यानी कि मोटर कौन सा हिस्सा है जो बताता है कि यह डीसी मोटर का, यह एक डीसी मोटर है। तो फ्रेम, दिक् परिवर्तक या शाफ्ट या स्टेटर। तो कौन सा है, दिक् परिवर्तक, जिसे हम कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटर के से हम पुष्टि कर सकते हैं कि डीसी मोटर या एसी मोटर है। ठीक है, कम्यूटेटर के द्वारा। और इस नेक्स्ट प्लेन में क्या लिखा है, डीसी मोटर कम्यूटेटर की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। एसी मोटर में कम्यूटेटर नहीं होता है। एक लेग इसने पॉइंट क्या बोला इसने, एसी मोटर में कम्यूटेटर नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि कम्यूटेटर किस मोटर में पाया जाता है, एसी में, एसी मोटर में, या डीसी मोटर में। तो किस में बोलेंगे हम, डीसी मोटर में। और कुछ भी बन सकता है, हमें बस याद होना चाहिए एसी मोटर में कम्यूटेटर नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो और साथ ही में एक और पॉइंट दिया है उसने, हम देख सकते हैं यहाँ पर, साथ ही नेम प्लेट पर भी सभी जानकारियाँ दी जाती है। ठीक है, किस पर, इस पर डीसी मोटर पर। संरचना के आधार पर इसमें हम लगा कम्यूटेटर इसकी मुख्य पहचान है। तो जो उसमें कम्यूटेटर ही इसकी मुख्य पहचान होती है डीसी मोटर की। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, एक मोटर में स्थिर आवृत्ति परिवर्तक का उपयोग होता है। ठीक है, तो कब पूछेगा, 22 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकेंड। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, दिशा विप्रिय प्राप्त करने के लिए, दिशा विप्रिय प्राप्त करने के लिए, गति नियमन प्राप्त करने के लिए, शक्ति गुणांक नियंत्रित करने के लिए, या शीतलन नियंत्रित करने के लिए। तो कौन सा है, गति नियमन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, एक मोटर में स्थिर आवृत्ति परिवर्तक का उपयोग होता है, तो क्या होता है, गति नियमन प्राप्त करने के लिए। तो इसी के साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16, डीसी मोटर में कौन सी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है। तो कौन सी होती है, शंट मोटर की, श्रेणी मोटर की, या हमारे पास क्या कहते हैं उसको हम, ब्रसल्स मोटर की, या कंपाउंड, या शंट। क्या अभी क्वेश्चन आया था हमारे पास पिछले ही, शायद 13 या 14 होगा क्वेश्चन वो। डीसी मोटर की कौन सी जिनकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है, मतलब कौन सी धारा है वो आर्मेचर जो स्वतंत्र रूप से चलती है। तो कौन सी होती है वो, शंट मोटर के हिसाब से थी वो क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो शंट मोटर है वो आर्मेचर धारा से स्वतंत्र रूप से होगी या चलेगी। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, शंट मोटर की गति आर्मेचर धारा द्वारा निर्भर नहीं करती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक
तकनीक आधार से अधिक गति प्रदान करती है। तो कब पूछा गया? 23 जनवरी 2019 से फर्स्ट। तो पहला ऑप्शन दिया उसने हमें क्या, क्षेत्र नियंत्रण विधि, आपूर्ति वर्तमान नियंत्रण विधि, या आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि, या आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि। तो डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक आधार से अधिक गति प्रदान करती है? तो क्षेत्र नियंत्रण विधि जो होती है हमारे पास, ये नियंत्रण की तकनीक आधार से अधिक गति प्रदान करेगी। जो क्षेत्र नियंत्रण विधि है ना, यह अधिक गति प्रदान करती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 क्या दिया है। ये रहा, डीसी मोटर में पश्च मोटर बोले तो जो बैक मोटर होती है, किस संकल्पना किस पर आधारित होती है? तो किस पर होती है? फैराडे के नियम पर, लेंज के नियम पर, ओम के नियम पर, या किस चाप के धारा नियम पर? तो लेंज के नियम पर होती है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। और आप लेंज बोल रहा हूँ, लेंज के नियम द्वारा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अंतर्ध्रुव वाइंडिंग नीचे दिए गए विकल्पों में से किसके साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है? अंतर्ध्रुव वाइंडिंग नीचे दिए गए विकल्पों में से किसके साथ जुड़ा होता है श्रृंखला में, सीरीज में? तो ध्रुव वाइंडिंग, योग, या क्षेत्र वाइंडिंग, या आर्मेचर वाइंडिंग। और क्या बोला इसने? अंतर्ध्रुव वाइंडिंग। नीचे अंतर्ध्रुव वाइंडिंग किसके साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है? तो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ अंतर्ध्रुव जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसने देखो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो उसने बोला है सॉल्यूशन में, इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, क्योंकि यह भी फ्लक्स उत्पादित होता है। क्योंकि इसमें इधर दिया था सॉल्यूशन, और क्योंकि यह भी फ्लक्स उत्पादित करता है। कौन? ये अंतर्ध्रुव वाइंडिंग, क्योंकि ये भी एक फ्लक्स उत्पादित करता है जो कि आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। यह आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया को संतुलित करता है। आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स को जो प्रभाव मुख्य क्षेत्र वाइंडिंग फ्लक्स पर पड़ता है उसे ही आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। एक 3 बिंदु वाले स्टार्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो एक 3 बिंदु वाले स्टार्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 3 बिंदु वाला, तो इसने ऑप्शन दिया है हमारे पास 4 ऑप्शन। तो कौन कौन से? फर्स्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले तो बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कम करने के लिए, आर्मेचर धारा को कम करने के लिए, या आर्मेचर धारा को बढ़ाने के लिए, या फर्स्ट ईएमएफ को बढ़ाने के लिए। बोले तो बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर धारा को कम करने के लिए एक 3 बिंदु वाले स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो 3 बिंदु वाला स्टार्टर होगा उसको हम किसके लिए यूज करते हैं? आर्मेचर के धारा को कम करने के लिए। ये देखो डायग्राम, और इसमें इसने इस प्रकार इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21, और हम 35 क्वेश्चन करने वाले हैं आज इसके, क्योंकि 35 क्वेश्चन पिछले बार के पेपर में पूछा गया था। तो अब 21 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 बिंदु स्टार्टर किसके लिए उपयुक्त होते हैं? शंट मोटर के, शंट और श्रृंखला, यौगिक और श्रृंखला मोटर, या शंट और यौगिक मोटर। तो ऑप्शन इसने राइट आंसर दिया है सी। क्या दिया है? यौगिक और श्रृंखला मोटर, कंपाउंड एंड सीरीज। तो जो 3 बिंदु स्टार्टर होगा किसके लिए उपयुक्त होते हैं? यौगिक और श्रृंखला मोटर के लिए। और पिछला क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी के जैसा था। क्या दिया था उसने? एक 3 बिंदु वाले स्टार्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आर्मेचर धारा को कम करने के लिए। यहाँ पर इसने पूछा है किसको बढ़ाने के लिए या किसको कम करने के लिए यूज करते हैं? किसको? जो 3 बिंदु वाला स्टार्टर होगा। यहाँ पर किसके लिए करा जाता है? आर्मेचर धारा को कम करने के लिए। और यहाँ पर इसी के द्वारा एक और क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, यही 3 बिंदु वाला, कि 3 बिंदु स्टार्टर किसके लिए उपयुक्त है? तो किसके लिए है? हमारे पास यौगिक और श्रृंखला मोटर में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये 22, डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो किसके द्वारा गति नहीं प्रदान की जाती? सॉरी, गति सुरक्षा है, वो गति नहीं। डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती? तो ऑप्शन नंबर ए 3 बिंदु स्टार्टर, 2 बिंदु स्टार्टर, 4 बिंदु, 5 बिंदु।
किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती गति सुरक्षा? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सॉरी बी, 2 बिंदु स्टार्टर के द्वारा हम गति सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। किसके द्वारा? डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा के किसके द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती? ऑप्शन नंबर बी, 2 बिंदु स्टार्टर। और क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है हमारे पास। अब जा ये क्या है? 3 बिंदु वाले की स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु वाले स्टार्टर में मूल अंतर क्या होता है? 4 बिंदु वाले स्टार्टर में मूल अंतर क्या होता है? और ये 23 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसके? सॉरी, शुरुआती प्रतिरोध के माध्यम से क्षेत्र परिपथ पूर्ण होता है। अतिधारा मोचन को आपूर्ति रेखा के साथ संयोजित किया जाता है। शंट क्षेत्र धारा से धारण कुंडली को हटाया जाता है। होल्डिंग या प्रारंभिक प्रतिरोध धीरे धीरे कम होता है जब तक आर्मेचर चल स्थिति में नहीं पहुंचता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? शंट वाला इसका। शंट क्षेत्र धारा से धारण कुंडली को हटाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था 3 बिंदु वाले स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु वाले स्टार्टर के में मूल अंतर क्या होता है? तो अंतर ये है मेनली इसका, शंट क्षेत्र धारा से धारण कुंडली को हटाया जाता है, ये इसका मुख्य अंतर होगा। तो यही इसने हमारे एक्सप्लेन भी किया हुआ इस प्रकार। देखो 3 पॉइंट जो होगा, जो 3 पॉइंट स्टार्टर है उसमें 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल क्षेत्र वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है। जो 3 पॉइंटर होगा, 3 पॉइंट स्टार्टर, उसमें 9 वोल्ट कॉइल होगी और जो क्षेत्र वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होगी। और जबकि 4 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी सीधी सप्लाई वोल्टेज से जुड़ी होती है, वो डायरेक्टली एनवीसी से सप्लाई के साथ वोल्टेज में जुड़ी होती है। और इसी प्रकार स्टार्टर की संरचना थोड़ी भिन्न होती है इसी कारण, ठीक है, जो उसने दिया हुआ है। क्योंकि शंट क्षेत्र धारा से धारणा कुंडली को हटाया जाता है, यही इसका मुख्य कारण अंतर का होगा। तो अब देखते हैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ 24 क्वेश्चन। तो क्या दिया है? डीसी श्रृंखला मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो 23 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकंड। डीसी श्रृंखला मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो किसके लिए है? क्रेन के लिए। आपने यहाँ देख भी रहोगे सॉल्यूशन में ऑप्शन नंबर ए दिया उसने, तो क्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डीसी श्रृंखला मोटर क्रेन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो डीसी सीरीज मोटर क्रेन हेतु सबसे उपयुक्त होती है। डीसी सीरीज मोटर क्रेन हेतु सबसे उपयुक्त होती है। क्रेन हेतु स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, साथ ही डीसी सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। सामान्यतः यह फुल लोड टॉर्क का 5 गुना तक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हमें, निम्नलिखित में से कौन से मोटर में गति विनियमन सबसे कम होता है? कौन मोटर में गति विनियमन सबसे कम होगी? शंट मोटर में, या श्रेणी मोटर में, या विभेदक संयुक्त मोटर में, या संचयी संयुक्त मोटर में? तो कौन सी मोटर में होगी? श्रेणी मोटर में क्या होगी? गति विनिमय सबसे कम होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर। तो 26 क्वेश्चन दिया उसने, यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 चालक प्रति स्लॉट के साथ 39 स्लॉट हैं तो चालकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 468। तो क्योंकि हम 12 × 39 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये दिया गया क्या है? स्पॉट की कुल संख्या। तो कितनी स्पॉट की कुल संख्या? 39। कितने स्लॉट हैं? 39। और डीसी मोटर आर्मेचर में 12 चालक हैं, तो चालक प्रति स्लॉट कितने? 12। तो 12 हो गए। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर? चालकों की कुल संख्या। तो चालकों की कुल संख्या जेड से डिनोट करते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? स्पॉट की कुल संख्या इंटू चालक प्रति स्लॉट। तो 39 × 12, तो जेड इक्वल कितना हो जाएगा? 468, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं 28, ठीक है। सॉरी यार, आपको मैंने 27 बोल दिया, 26 कराया नहीं, सॉरी। 26 क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टर का उपयोग डीसी मोटर में नहीं किया जा सकता? कौन सा ये? निम्नलिखित में से, यानी कि ऑप्शन नंबर देखने में। तो क्या है इसने? निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टर का उपयोग डीसी मोटर में नहीं किया जा सकता? तो 3 बिंदु स्टार्टर, 4 बिंदु स्टार डेल्टा, या 2 बिंदु स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम डीसी मोटर में यूज़ नहीं करते, क्योंकि डेल्टा स्टार्टर कहाँ चलता है? ये हमारे पास चलता है ट्रांसफर वाले चैप्टर में, और क्या बोलते हैं, एसी पॉलीफेज में। और यहाँ डीसी मोटर की यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर इसका नहीं चलेगा ये।
ठीक है, डीसी मोटर में नहीं उपयोग किया जाएगा। तो अब देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। 28 क्वेश्चन दिया है हमें, रेलवे लोकोमोटिव किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग उच्च रोधन वाले बलागुण के कारण किया जाता है? शंट मोटर, सार्वजनिक मोटर, सार्वत्रिक है वो, यौगिक मोटर और श्रृंखला मोटर। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे कि सही से क्या दिया है। रेलवे लोकोमोटिव में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग उच्च रोधन वाले बल आघूर्ण के कारण किया जाता है? रोधन वाले बल आघूर्ण के लिए कहते हैं शंट मोटर, सार्वत्रिक, यौगिक और श्रृंखला। तो क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा श्रृंखला ही हो जाएगा, सीरीज मोटर। ठीक है, और देख सकते हैं आप, और यहाँ पर सॉल्यूशन भी उसने दिया हुआ है। डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग लोकोमोटिव में किया जाता है। ठीक है, और 28 क्वेश्चन नंबर हमारे पास, यदि एक डीसी मोटर का पथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आकस्मिक रूप से विलीन हो जाता है तो क्या होगा? कब पूछेगा? 2019 में 22 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में। मोटर बंद हो जाएगा, मोटर संचालित होता रहेगा, या आर्मेचर जल सकता है, या मोटर शोर के साथ संचालित होगा। तो कौन सा होगा? आर्मेचर जल सकता है, क्योंकि डीसी मोटर का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आकस्मिक रूप से विलीन हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो जल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 क्वेश्चन दिया उसने, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या इंगित नहीं करता? तो वाम हस्त का चालक में धारा प्रवाह की दिशा करता है, तो ये भी ऑप्शन नंबर भी करता है। और चालक में वोल्टेज, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा और चालक की गति की दिशा। तो कौन सा नहीं करता है? चालक में वोल्टेज, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी डायरेक्ट करता है वो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी आप वहाँ से इसको रिलेट कर बता सकते हो। क्योंकि जो हमारे पास बाएं हाथ का नियम होता है, जो हमारे पास बीच की बड़े वाली उंगली होती है वो धारा की दिशा को बताती है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। लेकिन इसमें वोल्टेज का कहीं से यूज़ नहीं हो पाता। और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को फर्स्ट उंगली, और जो हमारे पास ये क्या होता है अंगूठा क्या होता है? चालक की दिशा बताता है। ठीक है, दिशा की गति बताता है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो इंगित नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना 31 क्वेश्चन। तो 31 देखो, आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर दर्शाया हुआ है। यहाँ पर ये अंगूठा क्या दर्शाए? फोर्स को, और ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही है, करंट को, धारा की दिशा को दर्शा रहा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था, बड़ी उंगली बीच की, ये करंट की धारा की दिशा को दर्शा रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये फोर्स को। और यहाँ पर 31 क्वेश्चन हमारे पास, एनीवीआर कुंडल का अर्थ क्या होता है? एनीवीआर, तो ऑप्शन नंबर डी, 11 वोल्ट मुक्ति कुंडल। ठीक है, जिसे हम 9 वोल्ट रिलीज कोयल कहते हैं। और 32 क्वेश्चन, 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर यह है कि धारण कुंडल को शंट क्षेत्र में परिपथ, क्या कहते हैं इसको? धारण कुंडल में क्या है यार ये? धारण कुंडल को शंट क्षेत्र परिपथ से निकाला जाता है या अति धारा मुक्ति आपूर्ति लाइन में जुड़ी है, मुक्ति रूप से लाइन में जुड़ी हुई है। क्षेत्र परिपथ प्रारंभिक प्रतिरोध के माध्यम से पूरा होता है, या प्रारंभिक प्रतिरोध धीरे धीरे तब तक कट जाता है जब आर्मेचर रनिंग स्थिति में पहुंच जाता है। तो कौन से बिंदु मूल अंतर यह है कि कौन सा अंतर है? तो पहला ही ऑप्शन है इसका। हाँ, पहले ऑप्शन है, धारण कुंडल को शंट क्षेत्र परिपथ का निकाला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु तीन बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? केवल श्रेणी मोटर, केवल शंट मोटर, शंट और यौगिक मोटर दोनों, केवल यौगिक मोटर। हमने पढ़ा था 3 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किसके लिए करते हैं?
तो वहाँ शंट का यूज़ हुआ था, तो केवल शंट मोटर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं दोनों, सी ऑप्शन, शंट और यौगिक मोटर दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। किसका? 3 बिंदु स्टार्टर का। और इसने देखो दिया भी ऑप्शन, और ये डायग्राम द्वारा दर्शाया है। ठीक है। और 34 क्वेश्चन क्या दिया है हमें, अब देखते हैं। वह डीसी मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है? तो कौन सी है? वो है शंट मोटर की। ठीक है। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं हमारे पास, श्रेणी मोटर, कंपाउंड, ब्रेसल्स और शंट। तो शंट क्या हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट 35 क्वेश्चन। तो क्या दिया है, एक विद्युत वाहन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है, जबकि एक कौन सी मोटर की गति को प्रदर्शित करता है एक विद्युत वाहन में? तो टैकोमीटर होगा इसका आंसर। आप देख रहे होंगे ये सॉल्यूशन में पहले ऑप्शन राइट आंसर है। तो टैकोमीटर, एक विद्युत वाहन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है, जबकि एक टैकोमीटर मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है। विद्युत वाहन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि एक टैकोमीटर मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। तो मोटर की गति कौन प्रदर्शित करेगा? टैकोमीटर। और वाहन की स्पीड को स्पीडोमीटर प्रदर्शित करता है। यही इसने पूछा था हमसे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारे पास, हमने 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो हमारे पास 2019 में पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो यूँ कि जो भी क्वेश्चन हमने करे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार भी हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना।